आज अपने दूसरे जन्मदिन पर मायावती ने अपने दूसरे भतीजे को भी सामने किया, उसे अपने साथ लाई और बाकायदा फोटो खिंचवाया। क्या ये दूसरे भतीजे की लॉन्चिंग है या फिर इसके पीछे कोई और कहानी, हम ये समझेंगे। ये भी जानिए कि मिल्कीपुर चुनाव में क्या होने वाला है। बीजेपी ने बिल्कुल नया चेहरा दे दिया। इस नए चेहरे से क्या होगा? क्या वो समाजवादी पार्टी के इस गढ़ में चुनौती दे पाएगा? क्या है मूड, हम जानेंगे। और आखिर में ये जानिए, वो आईआईटी इंजीनियर बाबा जिन्होंने इस पूरे कुंभ में एक तरीके से सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी हैं, आज उनके गुरु ने क्या कहा है। ये खबरें आज का यूपी में। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। तो आज हम बात करेंगे मायावती के दूसरे भतीजे की। जी हां, मायावती का जन्मदिन था और हर साल की तरह मायावती अपने जन्मदिन को एक खास तरीके से मनाती है और कहीं ना कहीं अपने जन्मदिन में कुछ आगे की सियासत के संदेश भी देती हैं। आज उन्होंने अपने दूसरे भतीजे यानी कि ईशान आनंद के साथ एक तस्वीर पोस्ट कर दी। आकाश आनंद भी मौजूद थे और ईशान आनंद दोनों। पहली बार ईशान आनंद सामने आए। दरअसल आकाश और ईशान दोनों भाई हैं। आकाश आनंद बड़े हैं और ईशान आनंद छोटे। लेकिन जैसे ही ये तस्वीर सामने आई, उसके बाद से ही सियासी कयासबाजी खूब हुई कि क्या मायावती अपने अब दूसरे भतीजे को लॉन्च कर रही हैं। आकाश आनंद को उन्होंने काफी वक्त से जिम्मेदारी दे रखी है। तो ऐसा क्या हुआ कि आज अपने जन्मदिन के दिन उन्होंने अपने दूसरे भतीजे को सामने कर दिया और इस पर सियासी जानकार, पत्रकार, तमाम लोगों ने इस पर खूब लिखा है। यह भी लिखा कि आकाश आनंद के इतने दिनों के काम को देखने के बाद अब शायद उन्हें जरूरत इस बात की थी कि अब अपने दूसरे भतीजे को भी लॉन्च करें। सियासत आगे कहां तक जाएगी, कौन आएगा, ये तो आज कहना मुश्किल है। लेकिन जो परिवार के सूत्रों से जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक आकाश आनंद को फिलहाल कोई चुनौती नहीं देगा। आकाश आनंद खुद अपने भाई ईशान आनंद को आज लेकर आए थे। चूंकि मामला जन्मदिन का था, पूरा परिवार जुटा था, इसलिए ये जन्मदिन के दिन आज ये तस्वीर खींची गई। हालांकि कई लोगों को लगता है कि मायावती बिना किसी आगे की सियासत को देखे हुए इस तरह के फोटो नहीं पोस्ट कर सकती या फिर इस तरह की फोटो सामने नहीं आ सकती। इसी को मानते हुए ये माना जा रहा है कि शायद ईशान आनंद को भी भविष्य के तौर पर देखा जाए। लेकिन जो जानकारी है उसके मुताबिक आकाश आनंद फिलहाल वही मायावती की जो सियासी विरासत है उसे संभालेंगे, वही बसपा की विरासत को आगे बढ़ाएंगे। ईशान आनंद के जिम्मे दरअसल परिवार का कारोबार है, यानी कि एक तरफ आकाश आनंद सियासत को आगे बढ़ाएंगे, वहीं ईशान कारोबार को। लंदन से पढ़े लिखे हैं, लंदन से बिजनेस की डिग्री है और फिर देश में जो परिवार का कारोबार है उसे वो देखते हैं। ऐसे में इन दोनों भाइयों को मायावती के जन्मदिन के दिन आगे तो किया गया। जो राजनीतिक विश्लेषक हैं वो इसका अर्थ और मायावती के इन तस्वीरों का संदेश भी पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन परिवार के सूत्रों की माने तो इसमें सियासत नहीं है, यानी कि ऐसा नहीं कि आकाश आनंद के समक्ष किसी को ईशान को लॉन्च करने की कोई कोशिश है। दरअसल अलग अलग काम दोनों के हैं। सियासत की तरफ बढ़ चुके हैं आकाश आनंद, बड़ी जिम्मेदारी उनके पास है, और कारोबारी ईशान है। यही नहीं, उनकी बहन भी आज आई थी, माँ भी थी। लेकिन परिवार की माने तो इसके भीतर या इसमें कोई पॉलिटिक्स देखने की ज़रूरत नहीं है और ना ही कोई कंपटीशन। खैर, कहा यह जाता है कि मायावती की किसी भी कदम में कोई ना कोई संदेश ज़रूर छुपा होता है। तो आखिर इसमें क्या संदेश छुपा है ये तो वक्त बताएगा। लेकिन इतना तय है कि फिलहाल लॉन्चिंग जैसी कोई चीज़ नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि इसे लॉन्चिंग की तरह देखा ज़रूर जा रहा है। अगली खबर। तो मिल्कीपुर में क्या होगा? क्या है मिल्कीपुर विधानसभा के उपचुनाव का मूड? दरअसल बीजेपी ने इस बार
एक नया खेल किया है, या यूं कहें प्रयोग कर दिया। उन्होंने अपने पुराने उम्मीदवार जीत चुके बाबा गोरखनाथ को इस बार टिकट नहीं दिया और नए उम्मीदवार चंद्रभानु पासवान पर दांव लगा दिया। नया चेहरा, इसलिए बीजेपी को लगता है कि इस बार बीजेपी के तरफ जो पासी बिरादरी है, खास करके जिसने पार्लियामेंट के दौरान बीजेपी का साथ बड़ी तादाद में छोड़ा, वो उनकी तरफ वापस लौटेगा, कम से कम इस चुनाव में। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी को एक और झटका लगा। अवधेश प्रसाद ने अपने बेटे अजीत प्रसाद को टिकट दिलाया, लेकिन अवधेश प्रसाद के सबसे करीबी माने जाने वाले नेताओं में जो सूरज चौधरी, अपने तकरीबन 500 समर्थकों के साथ उन्होंने सपा छोड़ी और सूरज चौधरी को भीम आर्मी ने, यानी कि चंद्रशेखर आजाद रावण ने अपना उम्मीदवार बना दिया। एक तरफ बीजेपी ने नए चेहरे पर दांव लगाया, प्रयोग किया। चंद्रभानु पासवान मूलतः वकील हैं, एडवोकेट हैं, उनके बड़े कारोबार हैं, सूरत में कारोबार है, यहाँ कपड़े का कारोबार है, तो पैसे से भी संपन्न है। दूसरी तरफ सूरज चौधरी को सपा से तोड़कर चंद्रशेखर रावण ने अपना उम्मीदवार बनाया है। ऐसे में समाजवादी पार्टी के लिए फिलहाल ये एक झटके जैसी चीज दिखाई देती है और उसके पीछे की भी एक वजह है। सूरज चौधरी का दावा है कि जब अवधेश प्रसाद चुनाव लड़ रहे थे तब सूरज चौधरी ने उनकी खूब मदद की थी, इस उम्मीद में और इस वादे के साथ कि जब वो जीत कर जाएंगे तो सूरज चौधरी को उम्मीदवार बनाएंगे। खैर, वो हुआ नहीं, उनके बेटे को उम्मीदवार बनाया गया, इसलिए उन्होंने बगावत कर दी। तो मिल्कीपुर का जो चुनाव है वो दिलचस्प हो जाएगा। त्रिकोणीय होता है या नहीं ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन कुछ न कुछ डेंट जरूर चंद्रशेखर आजाद रावण दे सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सपा के ही नेता को तोड़ा है। दूसरी तरफ नया चेहरा होने की वजह से बीजेपी के लिए एंटी इनकम्बेंसी जैसी चीज़ नहीं है। हालांकि अगर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी की ये सीट रही है, 2 बार से समाजवादी पार्टी लगातार जीती है, तो ये चुनाव बड़ा दिलचस्प होगा। किसे एज है, कौन इस वक्त आगे है, ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन मिल्कीपुर जो कि सपा का गढ़ था, बहुत आसान नहीं होगा इस बार बड़ी आसानी से ये सीट जीतना। तो ये लड़ाई दिलचस्प होगी। क्या बीजेपी इस बार कोई खेल कर पाएगी, ये देखना होगा, लेकिन मूड फिलहाल किसी एक तरफ का हो ऐसा नहीं कहा जा सकता। अगली खबर, कुंभ मेले में आए एक आईआईटी इंजीनियर जो कि एरोस्पेस से मुंबई आईआईटी से, जिन्होंने आईआईटी पूरी की, कई मल्टीनेशनल कंपनियों में नौकरी की, लेकिन अब साधु हो चुके हैं, महादेव के भक्त हैं और इन दिनों सोशल मीडिया से लेकर तमाम जगहों पर खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं। दरअसल उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया है, नौकरी छोड़ दी, आईआईटी छोड़ दिया, फोटोग्राफी करते थे उसे भी छोड़ दिया। उनका कहना है कि वो उस मोक्ष को पाना चाहते हैं जिसके बाद आदमी इस जन्म मरण से मुक्त हो जाता है। तो स्टेप बाय स्टेप वो उस तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आखिर वो साधु इस कुंभ में पहुंचे कैसे, जिन्होंने न तो किसी अखाड़े में दीक्षा ली, न तो कोई उनका महंत है, ना वो अभी पूरी तरीके से साधु बने हैं। साधु की वेशभूषा जरूर है, लेकिन उनके एक गुरु तकरीबन 1.5 महीने पहले दोनों वाराणसी के घाट पर मिले और दोनों के बीच की एक कॉमन बॉन्डिंग मिली, वो ये कि आईआईटी इंजीनियर फोटोग्राफी के शौकीन थे और उन्हें जूना अखाड़े के जो साधु मिले वो भी आर्मी से, यानी खासकर एयरफोर्स के से रिटायर्ड या एयरफोर्स के लिए उन्होंने एरियल पिक्चर्स खींची थी, एयरफोर्स में काम कर चुके थे और इन दोनों की कॉमन बॉन्डिंग ने यहां तक पहुंचा दिया। तो आज सुनिए आईआईटी इंजीनियर और उनके गुरु की बातें कि कैसे दोनों यहां तक पहुंचे, कैसे दोनों ने एक दूसरे को पहचाना। बना के लेके आया, जो कि मैं जानता भी नहीं उनको ना, और एज में बड़े हैं लेकिन वो बना के लेके आया ऐसे कि ये ले। मेन तो ये मानो कि आईआईटी के अंदर जाने के बाद फिर ऐसा लगा कि यार अब लाइफ में क्या करें, अब कुछ ऐसा ढूंढना था मेरे को जो मैं पूरी लाइफ भर कर पाऊँ बिना बोर हो गए। कितने प्लेन बनाओगे यार, मतलब कितने टाइप के प्लेन बनाओगे, एक टाइम के बाद तुमको बस कंपनी में बैठ के वही चीज़ बार बार करनी पड़ेगी, क्योंकि वो ऊर्जा तो सारी उसमें खर्च हो रही है। आप कभी डिप्रेशन में तो नहीं रहे?
हाँ ना, उसी तो वही तो बता रहा हूँ। मैं तो बहुत खतरनाक डिप्रेशन में था। तो घर वाला तो ऐसे ही सिस्टम था। फिर उसके बाद जब मैं मेडिटेशन और ये सब करता था तब तो उनको बिल्कुल ही लगा कि अब तो बिल्कुल ही गया। मेरा तो मेन मकसद तो कुछ भी नहीं होना है। तो क्या होना है? वही कुछ भी नहीं होना है, जो शिव है। ये था आज का यूपी। आप देखते रहिए यूपी तक।